बच्चों, स्वागत है आपका विक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के सिविक्स बुक का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ और आज सेकेंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखिए, हम लोग शुरू करेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। मैंने फेडरलिज्म के बारे में बताया था कि ये फॉर्म है पावर शेयरिंग का, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बटा हुआ होता है। इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का मेंशन किया हुआ है कि कौन से लेवल का गवर्नमेंट किन किन काम को करेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किन मुद्दों के ऊपर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किन मुद्दों के ऊपर काम करेगी, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ पे दोनों मिल करके काम करेंगी। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हमारा देश चल पा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आप सोचिए ज़रा कि अगर कोई रूल बन गया या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल्स है, और लोग जो हैं वो उसके हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। सपोज़ दैट आपके स्कूल में कोई नियम बना है और लोग उस नियम को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो उस नियम का फिर क्या वैल्यू। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसका वैल्यू तब है जब लोग उसे फॉलो करें सही तरीके से। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स in our country. This ensure that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country। Actually लोग जो यहाँ के हैं ना वो बेहतर हैं, वो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, फेडरलिज्म के ऊपर विश्वास करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी का, अलग अलग ग्रुप के लोगों का। अदरवाइज़ वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं करना है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका क्या फ़ायदा जब लोग उस चीज़ को कर ही रहे हैं। अब यहाँ लिखा है क्या, टुगेदर बिकम शेयर आइडियाज़ इन आवर कंट्री, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। चलिए कुछ समझते हैं कि लोगों ने कैसे हमारे देश को बेहतर बनाया। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट का। आप जान रहे हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। जैसे आप देखेंगे कि तमिल लैंग्वेज से तमिलनाडु बना है, कन्नड़ लैंग्वेज से कर्नाटक बना है, पंजाबी लैंग्वेज से पंजाब बना है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने, इसी को लिंग्विस्टिक हम लोग स्टेट कहते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखिए, ये लिंग्विस्टिक स्टेट का बनना ये बहुत बड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट था, एक नया चीज़ था। आप यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखें, आप समझ रहे पॉलिटिकल मैप जहाँ पे स्टेट कैपिटल्स ये सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी 1947, ये भी आप जान रहे हैं कि 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, एंड दैट ऑफ 2019, और अभी जो 2019 तक जो भी विस्तार हुआ है, यू विल बी सरप्राइज, आप आश्चर्य करेंगे बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस, कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री में उस समय के बाद बदलाव आया है। मेनी ओल्ड स्टेट हैव वैनिश, बहुत सारे पुराने राज्य गायब हो गए होंगे, पुराने नाम गायब हो गए होंगे। पहले बॉम्बे बुलाया था, मुंबई, मद्रास, तो अभी चेन्नई बन गया। लिखा है क्या, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। बहुत सारे स्टेट्स का नाम बदल चुका है, बहुत सारा। अब देखिए, झारखंड एग्जिस्ट नहीं करेगा 1947 में, जो हमारा स्टेट है ये तो 2000 में बना है ना। अब यहाँ लिखा है 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। नए स्टेट बनने के कारण बाउंड्री को भी चेंज किया गया। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। आप सोचिए, आप अगर सपोज दैट तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ का जो लैंग्वेज है वो अलग है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते। मैं तो अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो खुद मेरा जो मैटरनल अंकल का घर है, तो मेरी जो नानी है वो बंगाली बोलती है, वो हिंदी ठीक से समझ भी नहीं पाती है, उतने अच्छे से बोल भी नहीं पाती है। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि वैसे लोगों को जो एक जैसा लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह दे दिया जाए, ताकि सारे लोग उसी लैंग्वेज वाले लोग वहाँ पे रहें और वो कंफर्टेबल फील करें, वो एक दूसरे के साथ बातें कर सके। ठीक है, या फिर आप ऐसा चाहेंगे कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के सारे बच्चे अलग लैंग्वेज बोले और आपका भाषा अलग हो और आप उनके लैंग्वेज को समझ भी ना पाएँ। क्या ईजी होगा उस जगह पे रहना? चलिए, अब यहाँ लिखा है कि सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं ना जो उनके कल्चर के ऊपर बने, इथनिसिटी के ऊपर बने, या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से बने। ऐसा नहीं था कि सारे राज्य जो हैं लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने थे। दिस इंक्लूड, इसमें आपका नागालैंड आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने। आप बोलेंगे झारखंड लैंग्वेज के बेसिस पे बना है सर,
बिल्कुल नहीं। ये अपने कल्चर, जो यहाँ के लोगों का रहन सहन था, उनका जो इतने ग्रुप्स था, इतने सिटी था, उसके हिसाब से ये बना है। अब क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज, जब ये बात उठा कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग राज्य बनाएंगे, नए स्टेट्स क्रिएट करेंगे, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड, कुछ लोगों में डर था, दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, कि इससे कंट्री का इंटीग्रेशन खराब हो जाए, कंट्री टूट जाएगा। और क्यों न डर हो, ठीक है, रीज़न ये था कि अभी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, एक बड़ा पार्टीशन हुआ था, एक पाकिस्तान जो है अलग हो गया था इंडिया से। तो लोगों को डर था कि अगर इस तरीके से हम लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बना देंगे तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये टूट जाएगा ये देश। अब यहाँ पे क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ देर के लिए तो रेजिस्ट किया, रोक करके रखा कि भैया ऐसे मत करो, लैंग्वेज के बेसिस पे मत बनाओ। बट द एक्सपीरियंस हैज़ सोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन हुआ उसका उल्टा, जो उनका सोच था उससे उल्टा हुआ। जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बने वो ज़्यादा बेहतर है, उससे यूनिटी बढ़ा देश का, उससे एकता बढ़ा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और वहाँ पे शासन करना भी अब आसान हो गया, अब शासन करने में भी दिक्कत नहीं था। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर, भाषा नीति के ऊपर। इस सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। अब जो सेकेंड टेस्ट था वो लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, और आप बोलते हैं हिंदी, तो ये बिल्कुल गलत है। वो हमारा नेशनल लैंग्वेज किसी को बनाया ही नहीं गया है। कोई भी लैंग्वेज जो है, ये अलग बात है कि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोगों का रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, बट आप ये बोलेंगे कि सर हिंदी नेशनल लैंग्वेज है ना हमारे कंट्री का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, फिर आप गलत हो उस जगह पे। बोलता है हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। यहाँ के 40% लोग हिंदी बोलते हैं। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी। इसके अलावा 21 अदर लैंग्वेज जो है ना उसे रिकग्नाइज किया गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आप देखेंगे कि वहाँ 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो शेड्यूल लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब आप इन 22 लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। आप उस 22 लैंग्वेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, आप उन 22 लैंग्वेज में से जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको लगे कि इस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जबकि स्टेट में आप देखेंगे तो वहाँ पे चल सकता है, वहाँ पे आपका उर्दू तो तमिल तो बंगाली, ठीक है, नागपुरी, ये सब चल सकता है स्टेट में। बट अगर कंट्री का बात करें, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी वो इन 22 लैंग्वेजेस में से करवाएगी, और वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, आप जो चूज़ करेंगे उसी में होगा। अनलाइक श्रीलंका, अब यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। देखिए ध्यान दीजिए, श्रीलंका जैसा नहीं कि उन्होंने सिन्हाले को जो है सो ये किया, प्रमोट किया, और बाकी वहाँ जो है सो तमिल लैंग्वेज को या तमिल लोगों को ऑप्रेस किया, ऐसा नहीं था। इंडिया ऐसा नहीं किया, अदरवाइज़ यहाँ भी सिविल वॉर हुआ होता, ठीक है। तो लिखा है क्या कि द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को अभी तक बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। बोला गया था कि 1965 के बाद ऑफिशियल यूज़ नहीं होगा इंग्लिश का, नहीं किया जाएगा, इंग्लिश बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, लेकिन बहुत सारे स्टेट, ठीक है, जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है उतना, जैसे आप चले जाइए तमिलनाडु, ठीक है, दिक्कत होगा, लोग आपके बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप हिंदी में समझाएंगे लोगों को, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्या, हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। वो बोले कि नहीं, हिंदी को चलाना पड़ेगा, हिंदी को इंग्लिश को आप बंद नहीं कर सकते, इंग्लिश चलेगा, ठीक है। 1965 के बाद उसे क्लोज करना था ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं, चलाना होगा, कंटिन्यू रखना होगा। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में तो लोग लड़ने झगड़ने तक तैयार हो गए थे जब उन्होंने सुना कि इंग्लिश को ये किया जाएगा, ठीक है। लड़ने मतलब वायलेंट हो गए थे भाई, लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भैया इंग्लिश को रहने दो, चलने दो, चलने दो,
ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पे रहने दो। आज भी आप देख रहे हैं, और इंग्लिश का तो कुछ अलग ही यहाँ क्रेज चल रहा है। ओके, अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस मेनी क्रिटिक्स think that this solution फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट। अब इससे क्या होगा, कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, ये जो एलिट है ना, एलिट में समझते हो ऊंचे दर्जे के लोग, तो उनको ज़्यादा ये करता है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि वो हिंदी को क्या कर रहे हैं, तो हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मतलब एक दिन इंग्लिश को ही ख़त्म करने के चक्कर में है, या अदर लैंग्वेज को। नहीं, सॉरी, आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, एक्चुअली ये इम्पोज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ज़बरदस्ती नहीं कर रही है कि आप ना हिंदी बोलो ही बोलो। तमिलनाडु वाले लोगों को बोला है कि नहीं आप हिंदी एकदम बोलो तो बोलो, पश्चिम बंगाल के लोगों को बोला है हिंदी बोलना ही होगा, ऐसा नहीं है। The flexibility shown by Indian political leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself। यही रीज़न है कि श्रीलंका जैसा कंडीशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, चलिए समझिए इस चीज़ को। Restricting the center-state relationship is one more way in which federalism has been a strength in practice। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन अच्छा रहे तो देश अच्छे से चल सकेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भिड़ गए आपस में, उनके बीच में आर्गूमेंट हो रहा है, ठीक है, वो फाइट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। उनके बीच का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें, ठीक है, दोनों एक दूसरे को सही तरीके से कॉपरेट करके देश को चलाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंट्रल एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यहाँ पे कितने पार्टीज थे, अरे कांग्रेस ही तो था, कांग्रेस ही तो लंबे समय तक शासन किया। वो पार्टी 1885 में आपको पता है A.O. ह्यूम के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ था, और आज़ादी के बाद जितने भी फेमस लीडर फ्रीडम फाइटर्स का आप नाम जान रहे हैं, सब कांग्रेस से बिलोंग करते थे, और इन्हीं का शासन था लंबे समय तक। ठीक है, अब हुआ क्या, रूल बोथ द सेंटर इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो उस समय क्या हुआ था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मेन पावर था, और जिसे मन करता था उन्हें कि इस स्टेट गवर्नमेंट को हटा दे तो हटा भी देते थे। अकेला पार्टी था, कोई अपोजिशन नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे चल रहा था। अब लिखा है क्या, दिस मींट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। The parties that rule at the center tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government। वो लोग मिसयूज़ कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का उस समय कांग्रेस के टाइम में, जिसमें वो पार्टी बनी थी। मैं एक्चुअली ये नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी और वो पावरफुल सिचुएशन में थी, तो वो मिसयूज़ करती थी अपने पावर को। ठीक है, वो डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं उनके बात को सुना गया तो चलो भागो, ठीक है, निकलो यहाँ से, ऐसे कर देते थे वो लोग। लिखा है वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इससे तो भाई फेडरलिज्म का आत्मा ये तो नहीं कहता, फेडरलिज्म ये तो नहीं कहता है कि आप उस पावर का गलत यूज़ करो। अब यहाँ क्या लिखा है, ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1919। लेकिन 1919 के बाद ये सारी चीज़ें बदली, ये सब कुछ बदला, 1919 के बाद ये सारी चीज़ें बदली। यहाँ लिखा है दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ कंट्री, दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। अब इस समय शुरू हुआ था कोalition गवर्नमेंट। अब बोलेंगे सर कोalition गवर्नमेंट आपने सुना होगा, गठबंधन का सरकार, यस वही है कोalition गवर्नमेंट। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलता है, बच्चा फुल मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तब वो क्या करती हैं कि अन्य पार्टियों के साथ कनेक्ट होकर के जुड़ती हैं और वो सरकार बनाती है। समझ रहे, अभी तो ऐसा ही है। अभी आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है इंडिया, वो भी गठबंधन है, उसके बाद जो बीजेपी है वो भी एनडीए के साथ कोalition किए हुए है। तो ये सारी पार्टियां, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, फुल मेजॉरिटी नहीं है। एट द सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला जब, तो द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन अलायंस विथ मेनी पार्टीज। वो बहुत सारी पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी, बहुत सारे रीजनल पार्टी भी इसमें होती हैं, टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाते हैं। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर
ऑफ पावर शेयरिंग, ये न्यू कल्चर आया पावर शेयरिंग का, एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आप बोलेंगे कि सर कोalition गवर्नमेंट आने से हमारा फेडरलिज्म को मजबूती मिला, ये हमारा फेडरेशन कमज़ोर पड़ गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कोalition गवर्नमेंट का फिगर दिया हुआ है कार्टून के थ्रू, इसमें दिखाया गया ये अलग अलग जगहों पे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग जो है ना इनके साथ कनेक्ट हुए इस जगह पे और मिल करके इनका क्या बना है, कोalition गवर्नमेंट बना है। इससे हमारा फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूती मिला, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना अब मनमानी नहीं कर सकता। अगर वैसा करेगा तो उसके साथ जो मेजॉरिटी मतलब बढ़ा है जिस पार्टी के कारण, वो उसके से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और उसका सरकार गिर जाएगा। डर है उसके अंदर भी, भाई हमारे साथ जो अलायंस किए हैं उनका भी ये करना होगा और उनसे भी उनके लोगों को भी मिनिस्टर बनाना होगा। लिखा है कोट दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट। अब जरा सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके दिखा दे, नहीं 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 अब नहीं कर सकता। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैट इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। मतलब ये जो कोalition गवर्नमेंट आया है वो ज़्यादा बेहतर है और वो हमारे फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिया हुआ है, कितना परसेंट बोला जाता है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ पे असमी कितना बोला जाता है, बंगाली कितना है, वो दिया हुआ है, आप इसे बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब बोलेंगे सर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था उसको रिड्यूस करके, उसमें से कुछ पावर्स को निकाल करके किसी अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देना, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को देना, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इंडिया में। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने तो ये तो पढ़ लिया ना भैया, ये तो बहुत बार हमने पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट, कितने बार हमने बोला इस चीज़ को कि फेडरल गवर्नमेंट में होता ही है कि पावर को क्या किया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, पावर को शेयर कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, पावर को निकाल करके उसके नीचे वाले स्टेट गवर्नमेंट या और भी जो है उनमें बांटा जाता है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। देखिए इंडिया जो है ना बाबू, कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। ये इन 2 गवर्नमेंट से भी नहीं चलने वाला। इंडिया बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम नहीं कर सकता। अ स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, यहाँ के एक स्टेट जो है ना वो यूरोपियन कंट्री से बड़ा है। मैंने तो बताया था ना कि यहाँ का हरियाणा बेल्जियम से बड़ा था। बताइए, हरियाणा बेल्जियम से बड़ा है, जो कि बेल्जियम एक कंट्री है। हमारे यहाँ का एक स्टेट एक कंट्री के बराबर है, ऐसा ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर है। यहाँ पे लिखा है क्या कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो आपका रशिया से भी बड़ा है। पॉपुलेशन का बात करें, महाराष्ट्र जो है एरिया में भला ही रशिया डोमिनेट करता है, बट यहाँ नहीं। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। बताइए, हिटलर का साम्राज्य के बराबर है वो। लिखा है कि मेनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और उसके बाद डाइवर्सिटी है सो अलग अलग रिलीजियन, अलग लैंग्वेज, अलग ये कस्टम, कितने कुछ है भाई। देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट। यहाँ भी पावर शेयरिंग जरूरी है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ जरूरत पड़ा कि भाई दूसरा भी टायर लाओ गवर्नमेंट का, एक और लेवल लाओ बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द, यहाँ पे लिखा है रैशनल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और लिखा है दस रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ थर्ड टायर भी आया गवर्नमेंट का, जिससे हम लोग लोकल गवर्नमेंट करते हैं बच्चा, जिसमें गांव में होते हैं हेडमैन और शहर में होते हैं म्यूनसिपाल्टी। उससे भी बड़ी शहर होंगे तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे होता है। अब यहाँ लिखा है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, वहाँ से पावर को निकाल करके और पावर को दे दिया जाता है तीसरा टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हमने लोकल गवर्नमेंट कहा। इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए यहाँ तक? द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। एक बात बताइए, आपके घर के आसपास बहस होगा, आप जाएंगे चीफ मिनिस्टर से मिलने, ठीक है, जाएंगे और तुरंत से मिल जाएगा आपको वहाँ पे कि आप तुरंत जाएंगे और वहाँ पे अपना काम करवा लिए, या जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना? नहीं ना, तो लोकल लोगों से ही बात करेंगे। वहाँ के जो आपके हेडमैन है, मुखिया, उनको बुलाएंगे, भैया ऐसे देखो ज़मीन का विवाद है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा आकर के सुलझाओ। जो शहर के लोग होंगे वो म्यूनसिपाल्टी से अपना काम करवाएंगे, वहाँ का नाला खराब है या कुछ है, उन लोगों के पास वो प्रॉब्लम को पहुँचाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो लिखा है क्या
कि इशू विच बेस्ड सेटल एट द लोकल लेवल, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। दूसरी बात है, अगर गवर्नमेंट लोकल होगा तो उसको ना पता रहेगा, आपके हेडमैन को पता है ना कि आपके गांव में क्या दिक्कत है, मोदी जी को पता है क्या कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है, सड़क खराब है कि क्या है। हाँ, वहाँ तक जाएगा, वो अलग बात है आपके लोकल नेताओं के थ्रू जाएगा, लेकिन मेन है हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे लोकल लोग समझेंगे ना, हमारे यहाँ के लोग समझेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, people have better knowledge of problem in their locality, they also have better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently. Beside, at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making. इसमें लोग खुद डिसीजन बनाते हैं। This help to include a habit of democratic participation. लिखा है local government is the best way to realize वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट का होना, डिसेंट्रलाइजेशन का होना, समझ रहे हैं, ताकि उनको पावर मिले और वो कुछ कर सके अपने इलाके के लिए। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस देन, वेयर देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज power to the level of villages and towns. पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपालिटी इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल स्टेट। अभी आप देखेंगे पंचायत हर गांव में बना हुआ है, म्यूनसिपालिटी हर शहरी इलाका में बना हुआ है, ठीक है, बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये किसके कंट्रोल में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहले के समय में अगर आप देखते हैं, पहले के समय में तो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, उनके पास खुद का पावर नहीं था। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। मतलब कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अभी ट्विस्ट है, ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। 1992 में क्या हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, उसमें संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, कि जो तीसरा टायर है वो ज़्यादा इफेक्टिव बने, पावरफुल बने। उस समय क्या किया गया, सुनिए जरा। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया 1992 में कि इलेक्शन रेगुलरली होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा का, यहाँ पे आपका विधानसभा का, उस तरीके से इनका भी होगा चुनाव, और वो भी एकदम रेगुलर टाइमली होगा, वो 5 ईयर्स के बाद। सीट्स वर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया, सीट रिजर्व रखा गया, चाहे वो फीमेल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, इन लोगों के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं को 1/3 सीट्स उनके लिए रिजर्व रखा गया। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और वो जो है ना वो कंडक्ट करवाएंगे क्या, इलेक्शन, कहाँ का, पंचायत का और म्यूनसिपालिटी, यहाँ म्यूनसिपल चीज़ों का। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि पावर शेयर करो और साथ में रेवेन्यू भी, जो पैसे तुम ले रहे हो ना टैक्स के रूप में, उन्हें भी पे करो, उन्हें भी दो, वो भी तो काम करेंगे ना, सड़क बनवाएंगे या जो करेंगे भाई वो करेंगे अपने इलाके में, उन्हें पैसा देना पड़ेगा। विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये जो पावर शेयरिंग थोड़ा अलग अलग टाइप से है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। अब देखिए गाँव वाले इलाके में इसे पंचायती राज कहता है, लोग पॉपुलरली इसी नाम से जानता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेज इन सम स्टेट हैव अ ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। यहाँ पे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग पंच कहते हैं, एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच, और उनमें एक सरपंच भी होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल दी एडल्ट पॉपुलेशन। तो जो वो तो आप जान ही रहे हैं कि 18 ईयर्स के बाद जो है वो राइट टू वोट मिल जाता है, सबका वोटर आई डी कार्ड बनता है, वो चुनते हैं अपने। अब यहाँ लिखा है क्या, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द entire village. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. All the voters in the villages are its member. gram sabha उसके members होते हैं. It has to meet at least twice or thrice in a year. इनको 2-3 बार बैठना भी होता है, एक जगह पे डिस्कस करना होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो बैठक होती थी उन लोगों के बीच में वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है। द लोकल गवर्नमेंट structure goes right up to the district level. A few ग्राम पंचायत are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति, या फिर इसको हम लोग ब्लॉक समिति या मंडल कहते हैं। इस तरीके से बन रहे जुड़ करके पंचायत के लोग।
द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। पंचायत मेंबर ही इन्हें चुनते हैं। ऑल द पंचायत समिति या फिर जो मंडल है इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, इस एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, तो जिला परिषद। आप जान रहे हैं उसका भी चुनाव होता है जिला परिषद में भी, उसमें भी अध्यक्ष होते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, उन्हें चुना जाता है मैक्सिमम मेंबर्स को सॉरी। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं जो एमएलए वगैरह होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के, वो मेन आदमी हैं उसके। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट जो है बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। म्यूनसिपालिटी आर सेट अप इन टाउन्स, म्यूनसिपालिटी शहर में बना होता है। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और बड़े शहरों में जाएंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाएंगे। बोथ म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोग जिन्हें चुनते हैं उन्हीं द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड, और इसके चेयरपर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, जो इसका हेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इट इज इन द वर्ल्ड। इतना मतलब लोकल गवर्नमेंट जितना यहाँ पे है, इतना तो हमें लगता है कि पूरा मिनिस्टर्स मतलब कहीं पे नहीं होंगे। लिखा है यहाँ पे क्या कि देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। सोचिए 36 लाख लोग चुने जाते हैं सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपालिटी में, कितना ज़्यादा नंबर है भाई। ऑल ओवर द कंट्री दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्री। इतना यहाँ पे सिर्फ मुखिया और म्यूनसिपालिटी वाले लोग होते हैं कि इतना तो बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन नहीं है, आप सोच सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प इन टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। देखिए इसके आने से ना, लोकल गवर्नमेंट के आने से, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी है और एक तरीके से भाई उनका भी अब बोलबाला है हमारे डेमोक्रेसी में। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली। लेकिन यहाँ के लोग, इलेक्शंस भी अब रेगुलर हो रहा है और लोग बहुत इंथुजियाज्म में होते हैं, उत्साह भरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इलेक्शन को लेकर के भी। देखिए रिसेंटली यहाँ पे 13 नवंबर को इलेक्शन हुआ, मैंने देखा वैसे लोगों को भी जो चल नहीं पा रहे हैं वो लोग भी वहाँ पे गए वोटिंग के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ख़राब कंडीशन में थे और उन्हें गोद में लेकर के लोग लेके आए और वो अपना वोट दिए। तो ये सारा मतलब ये दिखलाता है कि लोगों के अंदर मतलब हमारे क्या कह सकते हैं आप कि यहाँ के फेडरलिज्म पे लोगों को कितना ज़्यादा भरोसा है, यहाँ के इलेक्शंस पे कितना ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, कि उन्हें लगता है कि उनका वोट काम करेगा और वो एक गवर्नमेंट के चुनाव में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, और नहीं तो मतलब मान लीजिए खुद ही अपने आप ही अगर लोग बन जाते स्टेट गवर्नमेंट और ये तो फिर लोग क्यों वोट देते, फिर लोगों को लगता मेरे देने न देने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो जो चाहेगा वही बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये बात का प्रूफ है कि हमारे यहाँ ऑलवेज़ बहुत बार, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई आसपास का एमएलए हो, एमपी हो, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये समझाता है कि लोग यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्स, वी आर दस स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा हम खुद गवर्नमेंट है, यहाँ के लोग ही सिटीजन ही गवर्नमेंट है, वही वोट दे करके लोगों को चुन रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो बिल्कुल आप जो है सो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बोलें। ठीक है, थैंक यू।